तो लास्ट टर्न पे हमने मिरर फॉर्मूला डिराइव करना सीखा, यानी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे f फोकल लेंथ है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और v इमेज डिस्टेंस है। जब भी हम इसे लगाते हैं साइन कन्वेंशन के साथ लगाते हैं। इस पे क्वेश्चन करना आगे सीखेंगे, उससे पहले हम समझते हैं मैग्निफिकेशन को। तो बच्चों, अलग अलग कुछ टर्म्स होती हैं, उनसे पहले हम फैमिलियर हो जाएं, फिर हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो टर्म्स को पहले समझ लेते हैं, फिर ये एक्चुअल में है क्या मैग्निफिकेशन उसे समझेंगे। तो जैसा तुमको पता है फिजिक्स में चीजें आसान हैं। तो मैग्निफिकेशन एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता होगा, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, बड़ा करके बताना। तो ऑब्जेक्ट को जब देखा जाता है किसी मिरर के थ्रू, तो वो जो इमेज है वो बड़ी होकर दिख रही है अगर हमें, या छोटी होकर दिख रही है। छोटी होकर दिख रही है तो मैग्निफिकेशन जो है लेस देन वन हो जाएगा, बड़ी होकर दिख रही है तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन हो जाएगा। तो उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि अगर ये मिरर है, मान लो, कौन सा मिरर है पहचानो। कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, बोलो। कॉनकेव मिरर है, ये उसका पोल है, ये अपर्चर है, एम पी एम डैश, और माना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं है, हियर इट इज सी। अब ऑब्जेक्ट को जब मुझे रखना है, तो एक तरीका तो ये देखा हमने, ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं अपराइट, स्ट्रेट, वर्टिकली। ऑब्जेक्ट को ऐसे रखने के अलावा एक और तरीका हो सकता है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को अगर इसकी हाइट h है और अगर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहूं, तो जैसा हम लोग समझते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ऊपर, नीचे नेगेटिव y होता है, और इसको हम z मान लें जो बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन आउटवर्ड्स। तो तुम्हें पता है एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम आई कैप से दिखाते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर, उसको हम जे कैप से दिखाते हैं। और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है उसको हम के कैप से दिखाते हैं। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूं ऑब्जेक्ट की हाइट h को, तो अभी जिस तरह से रखी हुई है, OB को वेक्टर फॉर्म में मैं लिख सकता हूं h, यानी इसका मैग्नीट्यूड, इसका साइज, मल्टीप्लाइड बाय जे कैप। बताओ समझ में आया या नहीं, कैसे लिखा मैंने, है ना? वेक्टर बना दिया मैंने इसको, h मैग्नीट्यूड हो गया और जे कैप डायरेक्शन हो गई। तो अगर मैं इसको डिफरेंट ओरिएंटेशन में रखूं, ये तो हो गया ओरिएंटेशन नंबर वन, पहला। दूसरा ओरिएंटेशन, मैं इस ऑब्जेक्ट को, जरूरी थोड़ी है कि मैं एच जे कैप इस डायरेक्शन में रखूं, मैं ऐसे भी रख सकता हूं, एच के कैप, एच के कैप। तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से, यानी इससे 90 डिग्री एंगल पर है। इसको मैं बी डैश से दिखा देता हूं, तो जिससे कंफ्यूजन ना हो, तो ये हो गया ओ बी डैश। तो क्या अभी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो मैग्नीफाइड होगी कि नहीं होगी? अगर मतलब डिमिनिश भी हो सकती है, मैग्नीफाइड भी हो सकती है, तो उसको हम दोनों को कंबाइंडली मैग्निफिकेशन ही बोलते हैं। जैसे एक्सेलरेट हो सकता है ऑब्जेक्ट, तेज दौड़ सकता है, या डिसलरेट हो सकता है। तो डिसलरेट हो रहा है अगर उसकी स्पीड जो है वो घट रही है, डिसलरेट हो रहा है, तो भी हम उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कह देते हैं, यानी कहते हैं एक्सेलरेशन ही है। वैसे मैग्निफिकेशन या डिमिनिश होना, दोनों को मैग्निफिकेशन कहेंगे। तो ऐसे भी रखा जा सकता है ऑब्जेक्ट को। और अगर मैं ऐसे लिखूं ओ बी डबल डैश, और मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ऐसे रख दिया, दिस पॉइंट इज बी डबल डैश। तो मैं इसको एच आई कैप से दिखा रहा हूं।
क्या तुम्हें समझ में आया? एच आई कैप, एच के कैप, एच जे कैप, क्या ये क्लियर है कि मैंने कैसे डायरेक्शन एसोसिएट किए? 3D में भी तुम समझ सकते हो, ये स्फीयर का पार्ट है। तुम ऑब्जेक्ट को सीधा रख सकते हो, आड़ा रख सकते हो, लेटा कर रख सकते हो, along the length, along the principal axis। और तीनों केस में मैग्निफिकेशन तो होगा ही होगा। तो मेरा सवाल है, क्या तुम्हें डायरेक्शन समझ में आई जिस पे मैंने राइट लगाई? आ गई? ओके। तो अकॉर्डिंगली हम इस मैग्निफिकेशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स, second one is lateral, and third one is longitudinal। लिखते जाना साथ में, इंतजार मत करना। longitudinal। Are these terms familiar to you or unfamiliar? What is transverse, what is lateral, what is longitudinal? Are these terms are familiar or unfamiliar? सुनी है पहले, सुनी हुई लग रही है या सुनी सुनी लग रही है? हाँ, अगर ये मिरर है जैसे कि है, तो अलोंग द लेंथ, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो डायरेक्शन होती है इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। अलोंग द लेंथ जो डायरेक्शन है उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल। तो यहां पर हो गया एक्स एक्सिस लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में। उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, चाहे तुम इसको ऊपर नीचे वाली ले लो या अंदर बाहर वाली डायरेक्शन ले लो। अगर ऊपर नीचे वाली को ट्रांसवर्स बोलेंगे, इसको लॉन्गिट्यूडिनल कह रहे हैं, तो जो अंदर बाहर वाली डायरेक्शन है उसको हम बोलेंगे लेटरल। लेटरल एंड ट्रांसवर्स आर इंटरचेंजेबल, यानी लेटरल को ट्रांसवर्स कह दिया तो ट्रांसवर्स को लेटरल कह सकते हैं, लेटरल। लॉन्गिट्यूडनल नहीं कह सकते, लॉन्गिट्यूडनल इज नॉट इंटरचेंजेबल, लॉन्गिट्यूडनल इज ऑलवेज अलोंग द लेंथ। तो ये मैग्निफिकेशन तीन तरह से हो सकता है। फिर एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट 1D जैसे कि पेन, जिसमें इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई के कंपैरिजन में, लंबाई की तुलना में नगण्य है, नेग्लिजिबल है, पर पेन की बजाय अगर मेरे पास ये मोबाइल फोन है जिसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है, और उसको मैं रखता हूं, अगर मैं मोबाइल फोन को रखता हूं, विल लुक लाइक दिस। या तो मैं उसे एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे रखूंगा, या जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे रखूंगा, या फिर मैं उसे लेटा दूंगा। अब अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो उसमें दो डायमेंशन आएंगे हमारे पास। अभी तक सिर्फ एक ही डायमेंशन थी, हाइट, क्योंकि सिर्फ लंबाई थी ऑब्जेक्ट में। अब ऑब्जेक्ट में लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। मोबाइल फोन हैज लेंथ as well as it has width also। Do you get my point? समझ में आया? तो अभी जो मैग्निफिकेशन होना है, मान लो इसकी इमेज हमें दिखती है इतनी बड़ी, मैग्नीफाई होकर, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी चौड़ाई भी बढ़ गई है, डब्ल्यू डैश, इसकी लंबाई भी बढ़ गई है, एल डैश। लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ गई है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि इसका एरिया बढ़ गया, तो उसको हम बोलते हैं एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल। तो मैग्निफिकेशन कई तरह का हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं, ये है सूरज, सन। यहां टेलीस्कोप से तुम देख रहे हो सन को, दिस इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप
में जिस लेंस को हम रखते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। दिस इज ऑब्जेक्टिव। आई पीस पीछे है, ई इज आई पीस आंख की तरफ वाला लेंस, ओ इज ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की तरफ वाला लेंस। सो व्हाट हैपेंस, सन जो है ऑब्जेक्ट पर कुछ एंगल बनाता है, एंगल। तुम एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, अपनी किताब को, कॉपी को, या जिसमें भी अक्षर कुछ लिखे हुए हैं उसको उठाकर आंख के पास ले जाओ। तुम देखोगे एक लिमिट तक जब तुम पास ले जा रहे हो अक्षर का साइज बढ़ता जा रहा है और तुम उस पर फोकस कर पा रहे हो, नहीं तुम्हें साफ साफ दिख रहा है। जब उसका साइज मैक्सिमम हो चुका है उसके बाद भी अगर तुम और पास ले जाते हो तो और साइज नहीं बढ़ता, या बढ़ता भी तो तुम्हें धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, नहीं तो उसमें फोकस नहीं कर पाते एक लिमिट के बाद। तो दो चीजें हैं जो समझना है हमको। एक तो आकार का बढ़ना, मैग्नीफाई होना चीज का। मैग्नीफाई कैसे होती है कोई चीज। दूसरा है साफ दिखना और नहीं दिखना, धुंधला दिखना। तो एक और टर्म आती है उससे तुम्हें फैमिलियर होना है, एंड दैट टर्म इज रेजोल्यूशन। आर यू फैमिलियर विद दिस टर्म रेजोल्यूशन? जैसे तुमने सुना होगा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है तुम्हारा, यानी नए साल में तुम क्या प्रतिज्ञा या क्या नया कुछ करने वाले हो, रेजोल्यूशन। यहां पर फिजिक्स में रेजोल्यूशन का मतलब कुछ अलग होता है। रिसेंटली तुमने देखा कि बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर था और उसके ठीक ऊपर शनि ग्रह था, और धीरे धीरे इनके बीच की दूरी घटती गई। फाइनली 21 दिसंबर को ये ऑलमोस्ट इसमें मर्ज होता हुआ दिखा, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तो दोनों के बीच डिस्टिंग्विश करना मुश्किल था नंगी आंखों से, यानी बेयर आईज से अगर देख रहे हैं हम बिना टेलीस्कोप के तो हमें दो की बजाय एक ही दिख रहा था। पर अगर उसको हम टेलीस्कोप से देखते तो फिर हमें कुछ दूरी इनके बीच में नजर आती। तो जो चीजें पास पास है उनको अलग अलग करके दिखाने की जो एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। और उसके जितना ज्यादा दूर करके दिखाने की एबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए रिजॉल्विंग पावर डिफाइन करते हैं। तो रेजोल्यूशन एंड अनदर न्यू टर्म रिजॉल्विंग, रिजॉल्व करने की एबिलिटी, रिजॉल्विंग पावर। तो जैसा मैं कह रहा था, एंगल अगर बढ़ जाए हमारी आंख पर बनने वाला कोई चीज पास आएगी, मान लो सन ये पास आ गया, सेम साइज, सेम साइज, और ये आ गया पास, पोजीशन एस डैश पर। अब सन की बजाय मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पास आ गया। नाउ इट विल सबटेंड एंगल थीटा डैश। सपोज दिस एंगल इज theta dash. So which sign you will place in between theta and theta dash? Equal to, greater than, less than? कौन सा सिंबल लगाओगे? Equal to, greater than, और less than? बोलो। A लगाओगे, B लगाओगे, या C लगाओगे यहां पर fill in the blank में? थीटा छोटा है, थीटा इज स्मॉलर देन थीटा डैश। एंगल बढ़ गया, एंगल बढ़ गया तो इस ऑब्जेक्ट का साइज हमें बड़ा दिखाई देगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो ऑब्जेक्ट हमारे आंख पर जितना बड़ा एंगल बनाता है वो हमें उतना ही बड़ा दिखाई देता है। तो बड़ा दिखाई देने को ही तो हम मैग्नीफाई होना कहते हैं, बड़ा दिखाई देने को मैग्नीफाई होना हम कहते हैं। पर ऊपर हमने जो मैग्निफिकेशन डिफाइन किया या बात की मैग्निफिकेशन की, वो बात की लीनियर टर्म्स में, उसकी लेंथ विड्थ के टर्म्स में, एंगुलर टर्म्स में बात नहीं की। जब हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं एंगुलर टर्म्स में तो इसका नाम बदल जाता है बच्चों। इसको हम कहते हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे थीटा डैश अपॉन थीटा को डिफाइन करूं, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड व्हेन इट इज नियर बाय,
या कोई ऐसा लेंस हमने यूज किया जो दूर की चीज को हमें पास करके दिखा रहा है, तो थीटा डैश अपॉन थीटा को हम क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। और एंगुलर मैग्निफिकेशन को एक और नाम हम देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। जैसे तुम किसी दूरबीन के लिए, बायनोकुलर्स के लिए या किसी टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन कर सकते हो, मैग्नीफाइंग पावर। तो अब चलते हैं तुम्हारी बुक पर। मैं समझता हूँ काफी डिटेल मैंने बता दी तुम्हें, इन डेप्थ। तो अगर बेसिक, अब ये डिपेंड करता है तुम कितना इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हो। अगर यू आर फुली इन्वॉल्व तो ये मैंने तुम्हें डिटेल बता दी एडवांस एग्जामिनेशन तक, यानी इसके बेसिस पर, ये बेसिक है, तुम मुश्किल से मुश्किल सवाल भी सॉल्व कर सकते हो। Magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. It is expressed as the ratio of the height of the image to the height of the object. इन दोनों के रेशियो को हम बोलेंगे. It is usually represented by the letter small m. Magnification को हम small m से represent करेंगे. If small h is the height of the object and h dash is the height of the image, then the magnification m produced by a spherical mirror is given by m को हम दिखाते हैं h dash upon h. तो जो डायग्राम हमने पहले बनाया था उसके रेफरेंस में हम बात कर पाएंगे. m equal to h dash upon h. The magnification m is also related to the object distance u and image distance v. It can be expressed as. अब इस बुक में डायरेक्टली लिख दिया h dash upon h equal to minus v upon u. इसका जो लॉजिक है वो यहाँ समझाने की कोशिश की है, पर बिना डायग्राम के इसको समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है. पर अगर हमारे पास डायग्राम हो जो मैं बनाने जा रहा हूं और साथ साथ तुमको रीड्रॉ करना है, हालांकि तुमने पहले बनाया था, पर मैं सजेस्ट करूंगा फॉर प्रैक्टिस यू मस्ट मेक दिस रे डायग्राम अगेन. सो हियर इज ए कॉनकेव मिरर. जैसे मैंने पॉलिश इसके पीछे की बल्ज पोर्शन पर दिखाई, इससे स्पष्ट हो गया कि ये एक अवतल दर्पण है. देन आई विल मार्क इट्स पोल. पोल को हिंदी में कहते हैं ध्रुव. पोलर स्टार, पोल स्टार मीन्स ध्रुव तारा. तो पोल मार्क किया मैंने. इसका अपर्चर हिंदी में कहते हैं द्वारक, एम पी एम डैश. अपर्चर मैंने मार्क किया. फिर अप्रोक्सीमेट जिस स्फीयर का ये पार्ट है, डॉटेड लाइन से उसकी बाउंड्री बनाकर उसका सेंटर लोकेट किया. सी इज द सेंटर. और सेंटर को पोल पी से मिलाते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं. और इस लाइन का जो सेंटर P और C के बीच का जो सेंटर पॉइंट था उसको मार्क किया फोकस F. मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड 2F, यानी C के भी बाद में बियॉन्ड 2F मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा और उसको मैंने दिखाया OB से. तो OB इज द ऑब्जेक्ट जहां से एक रे जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. बिल्कुल सीक्वेंस में बनाते चलो बच्चों. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये रे गई जिसका नाम हमने रखा रे बी ए. आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास होती है फोकस से. तो ये फोकस से पास हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो हमने दिखाया. दिस इज रिफ्लेक्टेड रे जिसको मैं नाम दे सकता हूं यहाँ पे चाहूं तो बी ए. इसको सी तो ऑलरेडी आ ही रहा है, ए बी सी. इसको डी नाम दे देता हूं मैं. दिस पॉइंट इज सपोज डी. तो एडी इज द रिफ्लेक्टेड रे. दूसरी रे हम कहां से भेजते हैं तुम्हें आइडिया होना चाहिए. दूसरी रे हम भेजते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी सी से. अब सी से जो रे जाएगी वो इस मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी. नॉर्मल यानी 90 डिग्री एंगल बनाते हुए रेडियस के अलोंग जा रही त्रिज्य दिशा में, अलोंग द रेडियल डायरेक्शन. तो वापस लौटेगी इसी रास्ते पर और लौटते वक्त जब रिफ्लेक्टेड रे एडी को ये कट करेगी इस पॉइंट पर,
तो यहां पर इमेज बनेगी इन्वर्टेड इमेज आई एम, तो वी गेट इन्वर्टेड इमेज आई एम। अब तुम्हें तीसरी रे दिखानी थी, क्योंकि अभी तक जो डायग्राम मैंने बनाया उसमें ऑब्जेक्ट ट्रायंगल इमेज ट्रायंगल विजिबल नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ट्रायंगल इमेज ट्रायंगल शामिल करने के लिए हम क्या करते हैं, तीसरी रे भेजते हैं बी से पी पर, पोल ऑफ द मिरर पर, जो वहां से रिफ्लेक्ट होकर निश्चित रूप से पॉइंट एम से गुजरेगी, क्योंकि वहीं पर इमेज बन रही है। दो रे सफिशिएंट होती है इमेज को ड्रॉ करने के लिए। अब हमें पता है, क्लियरिटी के लिए मैं इसको मैग्नीफाई कर देता हूं। दिस इज आल्सो कॉल्ड मैग्निफिकेशन, जो मैंने किया है 182% कर दिया इसको। सो this angle is angle of incidence I, which must be equal to this angle, which is angle of reflection R. तो अब हमें ऑब्जेक्ट ट्रायंगल दिख रहा है OPB, इमेज ट्रायंगल दिख रहा है IMP या PIN, जैसे भी हम कहना चाहें। तो यहां से हम रिलेशंस निकाल सकते हैं। वेरियस डिस्टेंसेस जो हैं यहां पर मैं मार्क कर सकता हूं, वो डिस्टेंसेस कौन सी हैं। तो ये डिस्टेंसेस हैं, सारी दूरियां नापी जाएंगी पोल P से फोकस तक की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी भी हम लिख सकते हैं, पर इस डेरिवेशन में हमारे वो काम की नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती। हियर अप टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो इट इज f स्मॉल f v एंड u। सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट सीखा था हमने लास्ट टर्म पे। अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट यहां लगाता हूं, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट ट्रायंगल भी है, इमेज ट्रायंगल भी है। ओके, रे डायग्राम तुमने बना लिया होगा। तो अब इसमें इन दो ट्रायंगल्स पर गौर करो। एक है ऑब्जेक्ट ट्रायंगल OPB, दूसरा है इमेज ट्रायंगल IMP। तो ये जो दो ट्रायंगल हैं, एक ऑब्जेक्ट ट्रायंगल एक इमेज ट्रायंगल, हमने देखा था कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि एक एक एंगल 90 डिग्री और I इज इक्वल टू R। तो इसमें साइड्स का रेशो हम इक्वेट कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको मैंने S से दिखाया, और इमेज की जो हाइट है मैंने उसको H डैश से दिखाया। मैग्निफिकेशन जो होता है M से उसको दिखाया, अगर वो H डैश अपॉन H है, तो जब मैं साइन कन्वेंशन लगाकर लिखूंगा, H डैश नीचे की तरफ है, H ऊपर की तरफ है, तो मुझे एक नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाना होगा। इसमें मैंने साइन कन्वेंशन लगा दिया। पर हम जानते हैं H डैश अपॉन H तो किसके बराबर है, H डैश अपॉन H जो है, इन ट्राइंगल से, सिमिलर ट्राइंगल से रेशो निकालें, परपेंडिकुलर है OB और IM। तो OB और IM जो परपेंडिकुलर है, इन दोनों का रेशो बेस के रेशो से मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो H की जगह तो आ जाएगा U, और H डैश की जगह आ जाएगा V। तो H डैश की जगह मैंने लिखा V और H की जगह लिखा U। अब होता क्या है एक्चुअल में, मैंने ये साइन इनके लिए रखा है, तो ये साइन ये यहाँ पर है। और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वो तो H डैश अपॉन H ही होता है। अब मुझे चाहिए H डैश अपॉन H की वैल्यू, मेरे पास है माइनस H डैश अपॉन H की वैल्यू जो V बाई यू है। तो H डैश अपॉन H की वैल्यू हो जाएगी माइनस V बाई यू। तो इस तरह से हम मैग्निफिकेशन को माइनस V बाई यू भी लिख सकते हैं। दिस इज द वे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या तुम्हारे समझ में आया जो मैंने एक्सप्लेन किया? You may note that the height of the object is taken to be positive, as the object is usually placed above the principal axis. The height of the image should be taken as positive for virtual images. However, it is to be taken as negative for real images. A negative sign in the value of the magnification indicates that the image is real.
A positive sign in the value of the magnification indicates that image is virtual. तो फाइनल जब जो वैल्यू आएगी अगर वो नेगेटिव में आ रहा है, मैग्निफिकेशन मतलब वर्चुअल इमेज पॉजिटिव में आ रहा है, उल्टा बोल दिया क्या, नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आ रहा है मतलब इमेज उल्टी बन रही है, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज उल्टी इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होगी, रियल होगी। और अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड में है, तो वो वर्चुअल होगी, यानी इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इरेक्ट होगी, सीधी होगी। तो ये लॉजिक है। अब इसके बाद ये आ जाते हैं एग्जांपल 10.1, 10.2। सो यू हैव टू सॉल्व दीज, और जो नहीं आता है वो मेरे से तुमको पूछना है। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो पूरा जो तुम्हारा टेस्ट होगा वो रिफ्लेक्शन का होगा खाली, अप टू हियर। तो ये क्वेश्चन तुम्हें अपने आप करने हैं, 10.1, 10.2, 1 एंड 2। पीछे एक्सरसाइज में भी अगर कोई ऐसे क्वेश्चन है तो तुम चाहो तो कर सकते हो, जो नहीं आएगा वो पूछ सकते हो। कल रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।